हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय का पार्ट 6 ले रहे हैं। आधुनिक काल पर हमारी चर्चा पहले पार्ट 5 में हो चुकी है। मध्यकाल। इस काल में नौ संचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। आधुनिक काल में जैसा कि हमने समझा कि लोगों को ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी, वह केवल प्रकृति के साथ में अपना समायोजन कर जीवन यापन कर रहा था। लेकिन मध्यकाल में उसने नौ चालन संबंधी कुशलता को बढ़ाया और नौकाओं का प्रयोग करने लगा। अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान। अन्वेषण यानी आविष्कार, तो नए नए आविष्कार भी वह इस मध्यकाल में करने लग गया था और तकनीकी ज्ञान में उसने दक्षता भी प्राप्त कर ली थी। तो इन्हीं नौचालन, अन्वेषण, आविष्कारों, तकनीकी ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने के कारण उसके कई देशों और लोगों से संबंधित रहस्य खुलने लग गए थे। यानी जिस भी पार्ट के बारे में उसके अंदर जिज्ञासा थी, तो वह जिज्ञासा के उत्तर उसको मिलने इस मध्यकाल में शुरू हो गए थे। उपनिवेशीकरण और व्यावसायिक रुचियों में नए क्षेत्र में खोजों व अन्वेषणों का विश्व ज्ञानकोशीय विवरण प्रकाश में आया। उपनिवेशीकरण यानी उपनिवेश का क्या होता है कि राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कोई अन्य देश किसी देश के ऊपर किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है तो वो उपनिवेशीकरण कहलाता है। तो उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों में नए क्षेत्र में खोजों अन्वेषणों का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण प्रकाश में आया। अर्थात हमारे भारत के जो भी हमारे यहाँ की मानव प्रजाति है, उस मानव प्रजाति ने उपनिवेशीकरण के माध्यम से और व्यापारिक दृष्टिकोण में यानी व्यापार उद्योगों में उसकी रुचि थी, तो इस कारण से भी बहुत सारे क्षेत्र नए नए उजागर हुए और आविष्कार हुए, जिसकी वजह से बहुत सारा ज्ञान उसको प्राप्त हुआ। इस काल में अन्वेषण, विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। यानी मध्यकाल के अंदर बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए, उनके विवरण दिए गए, यानी उनके बारे में जानकारी ली गई। प्रादेशिक विश्लेषण यानी कोई भी नया स्थान मिल रहा है तो उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की जा रही थी। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। जिस क्षेत्र के बारे में, जिस स्थान के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी, उसके हर एक पक्ष का हमने बहुत बड़े रूप में वर्णन किया ताकि वह हमें अच्छे से समझ में आ सके। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग हैं। यानी जो भी प्रदेश, जिस भी स्थान के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो माना गया है कि ये प्रदेश इस पृथ्वी के भाग हैं। इस प्रदेश की समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप में समझने में सहायता करेगी। यानी छोटे छोटे क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे, स्थान विशेष के बारे में, तो हमारा मानना ये था कि अगर हम छोटे छोटे क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो इस जानकारी के माध्यम से हम पूरी पृथ्वी को समझ सकते हैं और ये हमारी सहायता उसमें करेगी। अब हम आधुनिक काल को समझ रहे हैं। इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेताओं हम्बोल्ट, रिटर, फ्रॉबेल, पेशेल, रिchthofen व रैडजेल ने की। यानी अगर हम आधुनिक काल के जन्मदाता की बात करें तो जन्मदाता इसका रैडजेल है, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो बहुत सारे भूगोलवेताओं के नाम यहाँ आते हैं, हम्बोल्ट, रिटर, फ्रॉबेल, पेशेल, रिchthofen, रैडजेल। तो इन सभी ने मिलकर के आधुनिक काल की शुरुआत की है। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ।
फ्रांस यूरोप में है, तो फ्रांस के अंदर मानव भूगोल का विकास जो है बहुत तीव्र गति से हुआ। रेडजेल, विडाल डी ला ब्लाश, ब्रुंश, दी मार्टिन, डिजाम्बिया, फ्रेबे ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। यानी जो भूगोलवेत्ता आपके सामने नज़र आ रहे हैं, रेडजेल, विडाल डी ला ब्लाश, ब्रुंश, दी मार्टिन, डिजाम्बिया, इन्होंने, फ्रेबे ने, सबने मिलकर के मानव भूगोल के ऊपर अपनी बहुत सारी चर्चाएं करी है और बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे हैं। अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेज़ी से विकास हुआ। अगर हम अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने इसकी जानकारी प्राप्त करी और बहुत तेज़ी से विकास फ्रांस के साथ साथ में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन में भी हुआ। अमेरिका में एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बॉमेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर एवं ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी तथा फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया। यानी इस फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं को अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन के भूगोलवेत्ताओं के साथ साथ कुछ नाम और आते हैं यहाँ पर, एलन सैम्पल का, हंटिंगटन का, बॉमेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर, ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्लूअर ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के विकास के अंदर अपना विशेष योगदान दिया है। 20वीं सदी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हुआ। यानी अगर हम 20वीं सदी से पहले की बात करें तो फ्रांस आता है, अमेरिका आता है, ग्रेट ब्रिटेन आता है, तो यहाँ विशेष तौर से मानव भूगोल अपना परचम लहरा रहा था। लेकिन 20वीं सदी के अंदर मानव भूगोल का जो विकास है वो धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में होने लग गया था। फ्रेडरिक रेडजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, ने मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। हम इस फ्रेडरिक रेडजेल की पहले बात कर चुके हैं कि इनको हम आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता और संस्थापक के नाम से जानते हैं। तो इनके अनुसार मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के जो पारस्परिक संबंध हैं, मानव समाज किस पर रह रहा है, पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन यापन के लिए वह क्या कर रहा है, बहुत सारे संबंध इस प्रकृति के साथ में स्थापित कर रहा है। तो उन संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर फ्रेडरिक रेडजेल देते हैं। इस काल के प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंधों का नियतिवादी, संभववादी, नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। यानी अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो मानव वातावरण की बात करते हुए हमने नियतिवादी यानी प्रकृति से संबंधित, संभववादी यानी हर कोई सी भी कंडीशन हो हर कार्य हम कर सकते हैं, नवनियति यानी नवनियतिवाद के अंदर जो नए विचार आए वो नवनियतिवाद कहलाया। तो सबके अनुसार अध्ययन किया गया। नियतिवाद में प्रकृति, संभववाद में मानव को अधिक प्रभावी माना। यानी नियतिवाद की अगर हम बात करें तो नियतिवाद में तो प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है, संभववाद में मानव को अधिक प्रभावी माना गया है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान से समझना। नियति यानी प्रकृति पर आधारित दृष्टिकोण, तो उसमें प्रकृति पर आधारित दृष्टिकोण में प्रकृति सर्वोपरि है, और संभववाद में मानव को सर्वोपरि माना गया है कि मानव जो चाहे वो बदलाव कर सकता है। 21वीं सदी के आरंभ में नवनियतिवाद के अनुसार दोनों के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर जोर दिया गया। यानी अगर हमने नियतिवाद और संभववाद समझ लिया, लेकिन नियतिवाद संभववाद के बाद में नवनियतिवाद आया जिसके अंदर दोनों घटकों यानी प्रकृति और मानव दोनों के संबंधों पर, दोनों के सामंजस्य पर जोर दिया गया है। यह विचारधारा रुको व जाओ के नाम से भी जानी जाती है। ये जो नवनियतिवाद है ये विचारधारा रुको और जाओ के नाम से जानी जाती है, और इसका जो प्रवर्तक है वो ग्रिफिथ टेलर है। तो आपको यहाँ हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, और आपको ये बहुत ही अच्छे से याद करना है कि रुको और जाओ की अवधारणा किसने दी, ग्रिफिथ टेलर ने, और नवनियतिवाद की अवधारणा किसने दी, तो भी ग्रिफिथ टेलर ने। 1930 के दशक
में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। यानी हम 20वीं सदी को पढ़ रहे हैं आधुनिक काल में, उसके अंदर 1930 की बात करें तो उसमें सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल का भी उद्भव हो चुका था। विशेषीकरण की बढ़ती प्रकृति के कारण मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं जैसे राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल का उद्भव हुआ। पहले भूगोल एक ही पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आधुनिक काल आया वैसे वैसे उसकी कुछ शाखाएं विभक्त हो गई। तो उसमें उन शाखाओं भूगोल से अलग हुई शाखाओं को हम उपशाखा कहते हैं। तो उसमें राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि आते हैं। आधुनिक भूगोल जो है अब कंप्लीट हो चुका है। तो हमने पूरा विकास, मानव भूगोल का विकास पढ़ लिया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, आप इनको देख करके करेंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ।